तो आज इसी पर 3 सवाल हम सबके सामने हैं और वो है निर्भया के 12 साल फिर देश में वही हाल। बेटियों की हिफाजत का सवाल, इंसाफ की सुस्त चाल। हैवानों के दिल में नहीं है जान, तभी सख्त कानून बेअसर। और देखिए यही 3 सवाल हैं जो हर किसी के मन में आज भी जो है घर कर जा रहे हैं कि आखिरकार बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा, उनको सुरक्षित कब रखे जा सकेगा। और इसी को लेकर के पूछता है इंडिया में आज हम इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एल राव साहब है, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेखा अग्रवाल है, वकील है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वहीं संजीव कौशिक साहब है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर टीना करमवीर है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेखा जी आपके पास, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण सबसे बड़ा सवाल तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए कोर्ट में तमाम जो अब तक की अगर मैं बात करूं 12 से ये 24 यानी कि ये जो वक्त रहा, इसमें हमने बदलाव अगर देखा जाए महिलाओं के अपराधों में तो कोई कमी नहीं देखी, लेकिन कानून सख्त जरूर बने। मैं ये नहीं कहूंगी या हम में से कोई ये नहीं कहेगा कि कानून में किसी तरह की कमी है, लूप होल्स हैं या वीक है, लेकिन उस कानून के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है। मानती हैं इस बात को, क्योंकि आज भी देश का वही हाल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2012 के बाद में, निर्भया कांड के बाद में 2013 में कानून के अंदर बहुत बड़े संशोधन हुए थे और कानून को और भी पुख्ता बना दिया गया था कि कोई भी, जिसको कहते हैं कि कानून की किसी लूपहोल की वजह से छूट नहीं जाए। जो रेप की परिभाषा है उसको भी बहुत बड़ा विकसित कर दिया गया था। धारा 354 के अंदर भी बहुत ज्यादा संशोधन कर दिया गया था कि कोई लड़कियों का पीछा भी करता है या घूर के देखता है या ताका झाकी करता है तो उसके ऊपर भी कानून जो है अपना शिकंजा कस सकती है। रेप का डेफिनेशन ही इतना बड़ा कर दिया गया था कि कोई भी छूट नहीं सकता था अगर कोई किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। परंतु आप इस बात को मैं भी मानती हूँ कि कानून के अंदर कमियां नहीं है, परंतु जो साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो क्राइम रेट है, खास करके जो महिलाओं के साथ जो यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है या छेड़छाड़ हो रही है, ये कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। ये एक रियलिटी है, इसको हमको हकीकत को मानना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिकल इसके अंदर कोई वो नहीं हो सकता है कि ये कांग्रेस सरकार का है मामला या बीजेपी सरकार का मामला है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हमारे देश के अंदर जो हैं वो इतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। और जो प्रोसीजर है, जो एक हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, जिसको अब तो संशोधन उसके अंदर हो गया है, नया कानून आ चुका है, और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो तीनों कानून, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिन तीनों को मिलाकर ही किसी केस की पूरी सुनवाई होती है, उसके एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। और जो प्रोसीजर की वजह से जो है लोग जो है, एक तो जो जस्टिस है, चाहे वो अक्यूज्ड आदमी हो चाहे वो विक्टिम हो, दोनों बहुत देरी से मिलती है। और जो अक्यूज्ड आदमी है उसका जो डर है वो तो कमी वो तो एकदम से खत्म हो जाता है जब वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद में अक्यूज को जो है, जो आरोपी होता है, उसको जमानत भी मिल जाती है कोर्ट से। तो जब जमानत मिल जाती है उसके बाद में तो कोर्ट के अंदर तारीखों पे तारीखें पड़ती रहती हैं। और ये एक प्रोसीजरल लैप्स है, चाहे वो सिस्टम का लैप्स कह लीजिए कि वो ये कहिए कि कानून इटसेल्फ जो कोड है वो इतना लंबा और पेचीदा इसलिए है जिससे कोई निर्दोष व्यक्ति है वो उसको सजा ना मिल जाए। जो असल मामला यह है कि हमारा कानून इसलिए इतना लंबा प्रोसीजर करता है, इसलिए नहीं कि आरोपी छूट जाए, पर जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा नहीं मिले, तो उस वजह से हम एक लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। और करना भी चाहिए क्योंकि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसका विपरीत क्या होता है कि जो आरोपी होता है उसको सजा मिलती भी बहुत देर से है और उसका भय भी निकल जाता है। और जो सुर्खियां, जो मीडिया जो एक किसी भी केस को, रेप के केस को जो उठाता है और लोगों को पता चलता है इसके बारे में, तो वो धीरे धीरे जो है पब्लिक मेमोरी भी खत्म हो जाती है। तो आम व्यक्ति जो है उसको कानून का ना तो कोई डर है, ना उसको कानून की समझ है, ना कानून समझ, ना कानून का डर। और एक कानून का डर नहीं। और मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरह के जो कुकृत्य किए जाते हैं या घृणित कार्य किए जाते हैं उस पर लगाम नहीं लग पा रहे। आपके पास एल राव साहब आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेखा जी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि कानून ऐसा बना हुआ है जो हम जान भी रहे हैं, क्योंकि 2012 के बाद कानून में परिवर्तन कर दिया गया, उससे स्ट्रॉन्ग कर दिया गया जिससे कोई बच नहीं पाए।
लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि आंकड़े यहां बताते हैं कि देखिए 2022 का आंकड़ा है फिलहाल जो हमारे पास है कि इसमें तकरीबन जो है अदालतों में 2 लाख से ज्यादा केसेस आते हैं, लेकिन उसके बाद 18,000 जो मामले हैं उसी में ट्रायल पूरा हो पाता है। 5,000 मामलों में जो है वो यहां पर उनको सजा मिल पाती है या फिर वो दोषी हो पाते हैं। 12,000 से ज्यादा जो आपके आरोपी होते हैं वो छूट जाते हैं, और यही बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह के कुकृत्य जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार किरण सिंह जी, और जैसा रेखा जी ने अभी बताया डिटेल में, आई फुल्ली एग्री विद हर, और उसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, उसकी 2-3 वजह मैं बताता हूँ। 2013 के बाद जब ये इसमें कानून में सब प्रावधान हुआ, वर्मा जी कमेटी के बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसमें एक ऑफेंस बनाया था 163A, यानी कि महिला की शिकायत, जो रेप हो या मोलेस्टेशन हो या कोई और ऐसा अपराध महिला के साथ जो हुआ है, उसकी रिपोर्ट अगर है तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता पुलिस ऑफिसर तो उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज होगा। ये प्रावधान आ गया था नया। उसके बाद से जो केसेस पहले दर्ज नहीं हो पाते थे वो भी बाद में और वो दर्ज होने लगे हैं, और जो दर्ज होने लगे हैं उसमें अगर आप इस डेटा में जाके देखेंगे ना, उसमें ऐसे भी केसेज हैं जो कि मोटिवेटेड है, इंटरेस्टेड है, या झूठे केस भी दर्ज किए जाते हैं। ऐसा भी उस कानून का फायदा उठाते हुए ऐसे बहुत से केसेज हैं। रेखा जी मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमत भी होंगी इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराध बढ़ रहे हैं तो उसमें उसका डर क्यों नहीं है, होना चाहिए। और इसमें जो इसमें देरी हो रही है, ट्रायल में देरी हो रही है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी में। मैं कहता हूँ अगर इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी अच्छी है, एविडेंस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे पुलिस ऑफिसर्स अच्छा इकट्ठे करते हैं, तो ट्रायल में केस मजबूत होता है। लेकिन वहाँ ट्रायल में भी देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे रेखा जी ने बताया कि जब ज़्यादा डिले हो जाती है तो विटनेसेस हैं उनको विन ओवर होने के चांस हो जाते हैं। दूसरा, विटनेसेस की मेमोरी फेड हो जाती है। तीसरा, जितना लंबा टाइम जाएगा उतना ज्यादा केस, कोई भी केस जितना लंबा चलेगा उसमें एक्विटल के चांस ज्यादा होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से केसेस सजा हुए हैं। एक तो मैंने राजस्थान का केस देखा था कि विद इन 2 मंथ्स वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ट्रायल भी खत्म हो गया था और फांसी की सजा हुई थी ऐसे केस में। तो ऐसे केसेस में जहां पर इन्वेस्टिगेशन पूरी जल्दी हो जाती है और ट्रायल जल्दी हो जाता है, उसका रिजल्ट आता है कन्विक्शन में, और उस कन्विक्शन का डर रहता है। लेकिन अगर कन्विक्शन लेट आती है या कन्विक्शन नहीं हो पाती है, छूट जाते हैं, तो उसका जो असर होता है वो दूरगामी असर ये होता है अपराधियों के दिमाग में, तो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, हम तो छूट जाएंगे। दूसरी बात, एक और भी हमारे कानून में है कि 99 बेगुनाह छूट जाए कोई बात नहीं, एक गुनाहगार, 99 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह सजा नहीं। तो एलन राव साहब क्या चाह रहे हैं, ये जो लाइन है कि एक निर्दोष को भी यहाँ पर सजा नहीं होनी चाहिए चाहे कितने ही दोषी क्यों ना छूट जाए, ये जो लाइन है, क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? इसको बदलने की जरूरत है। हमारे कानून की आत्मा बनाई गई है शुरू से, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ किसी निर्दोष को सजा क्यों हो। 99 वो, लेकिन 99 गुनाहगार है वो भी नहीं बचने चाहिए। हमारे कानून का ढांचा इस प्रकार से हो कि गुनाहगार भी ना बचे और निर्दोष को सजा नहीं हो, इस प्रकार से होना चाहिए। ये नहीं है कि इस चक्कर में 99 आदमी जो गुनाह कर रखा है वो भी बचा है, वो नहीं होना चाहिए। इसका ही फायदा उठाते हुए ये रेपिस्ट हैं जो कि ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या लाइन होना चाहिए, वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले यासिर साहब आपके पास हम आएंगे, क्योंकि देखिए 2012 के बाद लगातार एक निर्भया फंड भी बना, उसके बाद ट्रायल कोर्ट बनाने की बात की गई कि इतनी संख्या में हर राज्य में जो है वो ट्रायल कोर्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट की संख्या बहुत कम है। इसके साथ साथ अगर हम निर्भया फंड की बात करें तो तकरीबन अब तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 23 और 24 के हिसाब से देखा जाए तो 70% ही सिर्फ जो है फंड का एलोकेट किया गया या वो खर्च हो पाए हैं। 30% स्टिल अभी भी खर्च नहीं हो पाए हैं, जबकि केसेस इतने ज्यादा हैं, पीड़िता इतनी ज्यादा है, उनको इतनी मदद की दरकार है। उसके बावजूद ये निर्भया वाली चीजों को लेकर के भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें कहां कमी रह जा रही है? नहीं, यासिर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। न्यायालय के ऊपर केस का दबाव है बहुत बड़े पैमाने पे, ये सच। लेकिन जो हमारी जुडिशियल व्यवस्था है दुनिया में सबसे बेहतरीन भारत की है। भारत के अंदर लोग इंसाफ की आस हमारे न्यायालय से रखते हैं और वहीं से सारी निपटारा होता है। ये इस पे हम चर्चा बड़े पैमाने पे करनी चाहिए।
जी। ठीक है कि जो एक्सपर्ट आते हैं, हमारी अभी रेखा अग्रवाल जी ने पूरी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बहुत शानदार तरीके से चीजों को रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य स्तरीय पॉलिटिकल एक मोटिवेशन है, अलग 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 जो लोग हैं उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति के अंदर कमजोरी है, वो भी, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। अब आज का दिन आप ले लीजिए, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, आज जिस तरीके से महिला सम्मान अदालत की बात अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने करके एक अदालत लगाई थी, आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं और आपके घर के अंदर आपकी सांसद के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, उस पर चर्चा कौन करे? आपने किसको अपने मंच शेयर कराया? एक ऐसे नेता को जिसके पिताजी सर, जिनको सब कुछ माना जाता है। जी ठीक है यासिर सर, ये तो हम लगातार बातचीत कर ही रहे हैं, उसके लिए तो हम जवाब लेंगे ही यहाँ पर संजीव जी से, लेकिन आपसे जो मैं सवाल पूछ रही थी कि ये सवाल में आप मुझे बताइएगा कि जो यहाँ पर निर्भया फंड लगाया गया था कि इतना निर्भया फंड है, अगर हम यूपीए सरकार की बात करें तो हजार करोड़ के करीब था, उसके बाद धीरे धीरे ये कम भी हुआ, उसके बावजूद क्यों अभी तक सिर्फ 70% ही जो है वो फंड यहां पर खर्च हो पाया है? 30% और क्यों नहीं हो पाया? क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बन पाए? क्या महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को आगे ये सरकार भी बढ़ा रही है, लगातार इस पे काम हो रहा है। आप अगर सुरक्षा का मुद्दा बड़ा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश से लेके भारत के हर राज्य की कानून व्यवस्था इस वक्त आप देखिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस कदर चाक चौबंद होके वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वहां के पुलिस अफसर, वहां का तमाम जो महकमा है वो काम कैसे कर रहा है। वहां पे लोगों के अंदर डर और भय बना हुआ है। हाँ, एक आध जगह अब बिल्कुल हम सामाजिक स्तर पे भी हमें चर्चा करनी होगी। सडनली कोई क्राइम हो जाता है किसी के घर में, किसी के घर के ही किसी एक मेंबर ने किसी घर के मेंबर की हत्या कर दी, तो इस पे हमें बड़े पैमाने पे चर्चा करनी चाहिए सामाजिक तौर पे। ये एक ऐसा एक माहौल अभी बन गया है, पिछले कई दिनों से इस तरह की चीजें हमने दिल्ली में भी देखी है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस पे भी समाज के जो तमाम वो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, वो निचले स्तर पे जाके चर्चा कब शुरू करेंगे? उनकी भी जिम्मेदारी बनती, सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप जो फंड की बात कर रही हैं, उस फंड को उसी चीज के लिए तो इस्तेमाल की जा रही है। कहीं पे आप बताइए एक कोई प्रश्न ऐसा उठा जिसमें निर्भया को लेके जो सारी चीजें हुई, आपको जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल किया गया, सारे दोषियों को फांसी देके एक नाबालिग को अगर छोड़ दीजिए, तो एक नजीर भारत में पेश किया गया, क्योंकि किसी इसलिए नजीर पेश किया गया कि 24 साल सर सुनिए ना, 24 साल में धनंजय चैटर्जी कोलकाता, याद होंगे आपको, उनको एक बार दिया गया था 1990 में, जो वो बलात्कार के मामले जो केस में थे, और उसके बाद निर्भया केस में 4 को फांसी दी गई है, मात्र 5 को दी गई। सर, क्या लग रहा है कि केसेस इतने कम है कि सिर्फ ये 5 को ही आप सजा दे देंगे, तो आपको लग रहा है कि हमने एक नजीर पेश कर दी? न्यायालय के काम करने की प्रक्रिया पे मेरा किसी तरह की कोई ऐसी टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ। न्यायालय अपने तरीके से, आपने अभी खुद अपने नहीं सर, लेकिन अगर कुछ कमी है, अगर कुछ कमी है तो उसमें तो चर्चा हो सकती है ना। न्यायालय पे तो टिप्पणी कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कमी है तो आपके साथ जुड़ के जो चर्चा कर रहे हैं, खुल के चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पे अपनी बात को खुल के रखती है, तो ये तो एक चर्चा का बड़ा विषय बनना चाहिए, ये तो मैं भी कह रहा हूं। लेकिन क्या उन लोगों का दायित्व और कर्तव्य नहीं बन रहा है जो सम्मान के नाम पे छलावा कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं? वो समाज में जो नजीर पेश कर रही है पूरा हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे पुलिस फोर्सेस का, क्या मनोबल नहीं तोड़ रहे? आप उनसे भी सवाल करना नहीं सर, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि दिल्ली में इस बार क्राइम बढ़ रहा है? अभी आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि पुलिस की तरफ से ईगल से लेकर के अन्य, जिसके पास 62 एक बार 62 एमएलए, एक बार 68 एमएलए, क्या उनका दायित्व और कर्तव्य नहीं बनता है कि अपने सामाजिक स्तर पे उस विधायक के अंडर जो सारी एरिया आती है उस पर नजर बना के रखे? पुलिस जरूर काम कर रही है, दिल्ली पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन मैंने जो अपना पहला वक्तव्य कहा कि सामाजिक स्तर पे हम क्या चर्चा नहीं कर सकते? हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है संजीव जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, सामाजिक स्तर पर चर्चा करनी पड़ेगी, यासिर जी इस बात को कह रहे हैं। उसी के साथ आज जो एक शुरुआत हुई है
जो आज हमने देखा मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मंच पर थे और अखिलेश यादव भी हमें नजर आए वहां पर, और इसके साथ महिला सम्मान अदालत की शुरुआत की। ये अदालत की शुरुआत किस तहत की गई है, लगा कि किस बेस पे आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए, हम चाहेंगे कि इसका, और साथ ही यासिर साहब के सवाल का भी जवाब। किरण, यासिर भाई ने जिस तरह से शुरुआती दौर में अपना स्टेटमेंट शुरू किया है, मुझे लगा है कि शायद वो इस मुद्दे पर गंभीर हैं। जो ही उन्होंने कहा कि अदालत के ऊपर इस तरह के मामलों को निपटारा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे लगा कि शायद अदालती कार्रवाई के ऊपर या अदालतों में जजों की संख्याओं के ऊपर भी बात करेंगे और आंकड़ों के साथ वो बात करेंगे। लेकिन उन मुद्दों पे वो बात करते हुए सीधे पॉलिटिक्स पे आ गए वो, और राजनीति की बातें वो करने लगे। मैं पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े पर नहीं जाऊंगा फिलहाल में, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में एनसीआरबी के आंकड़े महिलाओं के जो दिखाते हैं वो बेहद भयावह है। हम दिल्ली पे ही सिमट के रखते हैं, और दिल्ली चूंकि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं देश के गृह मंत्री के हाथों में है। यासिर भाई ये बात कहते कहते पूरे दिल्ली के कार्यभार या पूरे दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था, उनको ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के हिस्से है, वो शायद भूल गए जो उसमें बात करते करते 39 अपराधों के साथ, महिलाओं के साथ 39 अपराध रोजाना हो रहे हैं हिंदुस्तान में, जो औसतन हिंदुस्तान में पूरे स्टेट में जितने होते हैं उनसे दुगुने आंकड़े दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। बलात्कार के मामले में पूरे दिल्ली नंबर 1 पे है, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली नंबर 1 पे है। 41% अपराधों की बढ़ोतरी हुई है पिछले 5-7 वर्षों में। 11 अपहरण रोजाना यहाँ पे हो रहे हैं। 3 से 4 लड़कियों के साथ रोजाना दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं। दिल्ली में 14,000, पिछले साल 14,000 दिल्ली में महिलाओं के अपराध के जो आंकड़े दिखा रहे हैं या जो दर्ज किए गए वो मामले सामने दिखाई देते हैं। 95% महिलाएं अपने आप को यहाँ पे असुरक्षित बता रही हैं। और दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था किसके हाथ में है? देश के गृह मंत्री के हाथ में। यासिर भाई भूल गए इस बात को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली के जनता के साथ इस तरह के दोयम दर्जे का बर्ताव क्यों है। हम तो नहीं मानते कि देश के गृह मंत्री अक्षम है, हम उन्हें सक्षम और मजबूत मानते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को केवल इसलिए वो सजा दे रहे हैं और इस पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 2.5 दशक से ज्यादा हो गए उनके इसी नीतियों की वजह से दिल्ली की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अभी भी यदि वो चेतते नहीं है, क्या बदल गया निर्भया कांड के बारे में? बाद में निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार बदल गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, डंके की चोट पे कहने वाले लोग कि सारी चीजें दुरुस्त कर दी जाएंगी, क्या क्या दुरुस्त किया वो लोग बताएंगे कि क्या दुरुस्त हो गया है। आज भी महिलाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपने निर्भया की मां की वो स्टेटमेंट अभी सुना कि वो क्या कह रही है, उससे ज्यादा किसने भुगता है इस चीज को। लेकिन ये यहाँ पे हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां की सरकारें मजबूत हैं, वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत है, उस मामले में दिल्ली कमजोर है। भाई साहब, दिल्ली कमजोर नहीं है, दिल्ली बेहद मजबूत है। जानबूझ के आप कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1-2 महीनों का आंकड़े केवल निकाल करके आप दिखा दें हम आपको दिल्ली में, तो महिलाओं के साथ साथ दिल्ली के प्रशासनिक कमजोरी को सीधे तौर पे यदि आईना के तौर पर दिखाया जाए तो लोगों के पसीने छूट रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लोगों के नाम पूछकर व्यापारियों को गोली मारी जा रही है। दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जा रहा है, बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, लगातार स्कूलों के बारे में धमकियां मिल रही है। संजीव जी, लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना कि जहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो केंद्र के हाथ में है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिसका जिक्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार मंचों से किया भी है। बस मार्शलों की देखें, अभी मुख्यमंत्री आतिशी जो है कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका जिक्र उन्होंने किया है। तमाम चीजें जो है वो करने के बावजूद अगर हालात इस तरह के हैं तो जिम्मेदार कौन है? नहीं तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे और सीसीटीवी कैमरों के भरोसे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी? अरे साहब, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तो उसका इस्तेमाल कौन करे? उसका इस्तेमाल यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं करेंगी उस दुरुस्त करने के लिए कि कहाँ किस तरह से गड़बड़ी हो रही है। उसको एक सपोर्टिंग सिस्टम है ये देश के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और देश के दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। उसका इस्तेमाल कौन करेगा? उसका इस्तेमाल केंद्र की एजेंसियां करेंगी। दिल्ली में दंगे होते हैं, दिल्ली में अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े मोबाइल छीन के लोग भाग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, कुछ नहीं। और महिलाओं की स्थिति पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के ऊपर यदि आंकड़े निकाल के दिखा जाए तो 4 लाख हमेशा ये हर साल के ये आंकड़े बताते हैं। और कन्विक्शन रेट क्या है? कन्विक्शन रेट पर तो हमको लग रहा था कि शुरू में जिस तरह से यासिर भाई ने बोलना शुरू किया, मुझे लग रहा था कि वो बोलेंगे कन्विक्शन। अगर मैं भारत की बात कर लूं, ओवरऑल ले लूं तो 27 से 28% है। ठीक है डॉक्टर टीना जी, आपके पास हम आएंगे। टीना जी, अगर हम आम आदमी पार्टी से पहले देखें तो कांग्रेस की सरकार रही है, स्थितियां जस की तस हैं। और जब ये निर्भया का केस हुआ था उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर शीला दीक्षित थी और यूपी की सरकार केंद्र में। उसके बाद
तमाम तरह के कदम उठाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। जो लगातार हम सवाल यहां पर कर रहे हैं कि देश का वही हाल है, क्यों? क्या मान रही हैं आप इसके पीछे बड़ी वजह? आज 12 साल हो गए हैं और मन बहुत व्यथित है, क्योंकि 12 साल में बहुत कुछ बदला, सरकारें भी बदल गई, लेकिन हालात वो के तस है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अभी संजीव जी बहुत आंकड़ा गिनवा रहे थे, तो यही कहते थे कि दिल्ली जो है शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली रेप कैपिटल बन गया है। ये धरना देते थे शीला दीक्षित जी के आवाज पर। तो आज ये आवाज पर क्यों नहीं धरना दे रही? क्यों ये गृह मंत्री के यहाँ आप धरना नहीं दे रहे? सवाल यहाँ पर ये तो बस कहते हैं बेचारगी की मूरत केजरीवाल जी रोना रोने आ जाते हैं। अरे साहब, आप तो है ना सत्ता में, आप तो सत्ता में बैठे थे। टीना जी आप ये चाह रही हैं कि अभी भी धरने से ही काम चलाया जाए? जी मेरी अभी भी धरने से ही काम चलाया जाए? अब लग रहा है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हुए हैं महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर के, धरने से काम चलेगा? अब तो हम सोच रहे हैं कि कैंडल मार्च आखिर निकाला क्यों जाता है, इसके अलावा दूसरे उपाय करने चाहिए। जी, इसीलिए हम इनको लानत भेज रहे हैं ना कि भाई आप तो सत्ता में हैं, तब भी आपको तो धरना देने का बहुत शौक है ना। इनको तो धरना देने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इनको तो बहुत शौक है, तो वो अपना शौक पूरा करिए। और दूसरी बात, बीजेपी तो महिला सुरक्षा पर बोलती हुई बहुत ही वाहियात नजर आती है, क्योंकि यही वो लोग हैं देश के प्रधानमंत्री जो प्रज्वल रेवन्ना के लिए हाथ मजबूत के लिए वोट मांग रहे थे, और ये वही लोग हैं जो ब्रजभूषण को बचा रहे थे, ये वही लोग हैं जो कुलदीप सेंगर के साथ खड़े थे, ये वही लोग हैं जो लगातार, आपने देखा होगा बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरीके का साथ मालाएं पहना रहे थे। तो इन लोगों पर महिला सुरक्षा पर बोलते हुए बहुत ही दोगले नजर आते हैं। डॉक्टर टीना, आरजीकल वाले मैटर पे भी अगर आप कुछ बोल दें, क्योंकि टीएमसी भले ही वहां पर आपकी सरकार नहीं है, लेकिन टीएमसी कहीं ना कहीं सहयोगी दल के तौर पे इंडी गठबंधन में। 2014 से पहले, निर्भया कांड से पहले आप देखिए कि जितनी डिबेट उठाकर देख लीजिए, मीडिया सवाल पूछता था तो ये नहीं कहता था कि राजस्थान में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, वट अबाउटरी नहीं करते थे, वहां सवाल पूछे जाते थे और हम सवालों के जवाब देते थे कि क्यों हमारी सरकार के समय ऐसा हुआ और हमारी सरकार चली गई इसी निर्भया केस के बाद। लेकिन आप देखिए कि निर्भया की मां के साथ कौन खड़ा हुआ? राहुल जी खड़े हुए। उन्होंने खुद बताया कि उनके भाई को पायलट बनाने का काम राहुल जी ने किया। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जब मणिपुर के अंदर नग्न करके महिलाओं को घुमाया जाता है तो मात्र 36 सेकंड प्रधानमंत्री बोलते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी 3 बेटियां हैं और मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड में अपना जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? नहीं। इन दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी की वजह से आज दिल्ली की ये हालात है, पूरे देश की हालात इसलिए है महिला सुरक्षित, क्योंकि ये नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये अपने ही नेताओं से ये कहना भूल जाते हैं मेरे अपने नेताओं से बेटियों को सुरक्षित रखो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व होते हैं। IIT BHU की कैसे भूलते हैं हम? इनके अपने नेता होते हैं, इनके अपने नेता पाए जाते हैं। और लगातार इस देश में अगर आज महिलाएं असुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि ये तो संरक्षण देते हैं। ये उन लोगों डॉक्टर टीना, स्टिल आपने आरजीकर पे कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ी शर्म डॉक्टर टीना, आरजीकर पे स्टिल आपने अभी तक कुछ नहीं बोला, कोई डर है क्या? इस तरीके की घटनाएं होती है और निंदनीय है, चाहे वो घटना वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो हमारी सरकार हो यहाँ पर हो, लेकिन इनको भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, इनको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी है। ठीक है, यासिर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात को रखिए, फिर मैं रेखा जी के पास जाऊंगी। देश के अंदर ठीक है। देखिए, मुझे जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर टीना करमवीर, उन्होंने अजीब मतलब मुझे समझ में नहीं आया वाहियात लफ्ज का इस्तेमाल किया है। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, अभिषेक मनु सिंघवी से लेके बड़े बड़े नाम है उसमें जिन्होंने महिला के साथ किस तरह का सम्मान किया, ये भारत जानता है, लेकिन हमारे संस्कार ये अलाउ नहीं करते कि इंडिविजुअल किसी पे अटैक किया जाए। आज हम बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव पे हम चर्चा कर रहे हैं निर्भया को लेके, लेकिन इन्हें ये कांग्रेस क्या है कि कभी भी समाज के जो मेन मुद्दे होते हैं उससे भटकने की कोशिश करती है, भटकाने की कोशिश करती है। इसलिए ये कहीं भी आज अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में ये ना तो 3 में है ना 13 में, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक इनका जो वोट परसेंटेज है वो माइनस में चला गया, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन ये महिला अदालत लगाने वाले लोग जो है अभी लोकसभा में आप देखिए इस तरह से ये करेंगी तो कैसे मैं इनको बोलने दूंगा। मेरी बात सुन रही है, टीना करमवीर चिल्ला रही है सिर्फ, लेकिन फैक्ट पे बात नहीं करेंगी। इनके कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि कांग्रेस सिर्फ हैकल करके
डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा होगा नहीं। सच्चाई इनको बताना पड़ेगा कहाँ है आप तो वही लोग हैं ना जो अभी 2 महीने 3 महीने पहले जनरल इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के साथ गलबैया कर रहे थे। इंडी गठबंधन के आप हिस्से हैं, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं दिल्ली में कौन सा आपको तीर हाथ में लग गया तो आप बहुत बड़ा कोई बदलाव कर देंगे। आप महिला सम्मान की बात करेंगे, महिलाओं के साथ जिस तरीके से आपके यहाँ दुर्व्यवहार हुआ है, आपके खुद के कार्यकर्ताओं ने आपको इसलिए आपका साथ छोड़ दिया कि आप उनको इंसाफ नहीं दे सके। आपके कई सारे ऐसे प्रवक्ता और ऐसी नेता रही है, नेत्री रही है, जिन्होंने इसलिए साथ छोड़ दिया कि आप उनको सही सम्मान नहीं दे पाए। कांग्रेस की तो पहचान ही इस तरह की बनी हुई है, लेकिन ये डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उससे डिरेल होना या उससे डिस्ट्रैक्ट होना उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात हो रही है, क्योंकि वो दर्द एक माँ के साथ साथ हम सारी महिलाएं जो है वो समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ जो पुरुष है उनको भी इन बातों को समझना होगा कि देखिए किस तरह से। जी, मेरा सवाल तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कौशिक जी बात कर रहे थे, मैं तो उनसे ही सवाल कर रहा हूँ। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आपकी सांसद के साथ मुख्यमंत्री के घर में जो व्यवहार हुआ है, वो व्यवहार कोई सभ्य समाज के लिए किस तरीके से देखते हैं? ये नहीं बोलेंगे। महिलाओं के सम्मान पे बात कर लीजिए यासिर भाई, या तो आप महिलाओं के सम्मान पे बात कर लीजिए, नहीं तो ये तय कर लीजिए कि किसको कितना वोटों का परसेंटेज दिल्ली में मिलने वाला है, कौन किस जगह पे खड़ा है। देखिए आप बेफिक्र रहिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये ख्वाब छोड़ दीजिए। आप बार बार काट की हांडी चढ़ेगी नहीं कौशिक जी। और एक चीज आप समझ लें, दिल्ली की जनता आपसे सवाल कर रही है, जो यहाँ पे मौतें हुई हैं, जो बिना बारिश के अंदर 50 मौतें हुई है, सवाल कर रही है, सवाल कर रही है, जो आप शुचिता और नैतिकता के आधार पे दिल्ली को पहले बनाने आए तो बेटियां सुरक्षित कैसे है दिल्ली में? बेटियों को कार के पीछे घसीट करके 8 किलोमीटर मार डाला जाता है, आपको पता ही नहीं रहता है। आप जब सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि स्थिति क्या है। तो कहाँ है दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था? नहीं संभल रहा है, दे दीजिए ना आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को दे दीजिए दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके बाद में आप शिकायत करेंगे तो वो देंगे नहीं। जो अधिकारी वोट देंगी हमें, उनको सब कुछ पलट देंगे जाकर के आप संसद में। अरे कितना बदगुमानी करेंगे दिल्ली की जनता के साथ? दिल्ली की जनता आपके इस तरह के दोहरे रवैये को देख रही है और वो समझ रही है कि करना क्या चाहते हैं। आपके अस्पताल 34 से 35 खस्ता हाल है दिल्ली में। आपने तो आप बोल दीजिए, अभी ही बोल दीजिए कि दिल्ली के सारे हॉस्पिटल बंद कर देंगे, दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, बिजली देना बंद कर देंगे, मुफ्त में पानी बंद कर देंगे। डग्गे की चोट पे ये बात कहिए। आपको आम आदमी पार्टी की योजनाओं से परेशानी है, आपको यदि आम आदमी पार्टी की योजनाओं से परेशानी है बंद कर देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यासिर भाई, यासिर भाई, आम आदमी पार्टी की योजनाओं से यदि आप परेशानी है तो चर्चा को आपको याद करना पड़ेगा जब उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। ये दिल्ली की जनता सवाल करेगी और आज हम उसके खिलाफ आंदोलन भी अभी कर रहे हैं। सड़कों पे हमारी महिलाएं उतर रही हैं और पूछ रही है। ठीक है रेखा जी, ठीक है यासिर साहब, देखिए यासिर साहब, आपने भी जो बात सबसे पहले लाइन कही थी उस पे हम रेखा जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपने कहा था अदालतों पर केसेस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर के क्या है? देखिए आप ही लोगों के सवाल जो है रेखा जी से, क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वकील हैं। रेखा जी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार तारीख पे तारीख मिलना, लगातार जो वक्त है वो खिंच चले जाना, क्योंकि अगर देखिए 2012 उसके बाद कई सालों के बाद जो है निर्भया को इंसाफ मिल पाया। अगर धनंजय चटर्जी की भी अगर हम बात कर ले 1990, उसके कई सालों के बाद जो है उसको सजा मिल पाई। ऐसे जो है लंबे मामले खिंचते। आरजीकर अभी रिसेंटली अगर हम यहां पर देख ले, आरजीकर वाला मैटर जो स्टिल अभी भी जो है वो केस चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहां पर संज्ञान लिया गया, भले उसके लिए लेटर लिखा गया लेकिन स्वतः संज्ञान के तौर पर देख रहे हैं। और इसके साथ देखें तो आज भी जो आरोपी है वो बेल पर है। ऐसे में क्या होना चाहिए? क्योंकि वक्त लंबा खिंचता है, आपने खुद भी कहा कि देखिए दिमाग से सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे धूमिल होती चली जाती हैं, तो क्या होना चाहिए? तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, असर नहीं दिख रहा है। देखिए मैं तो इसमें यही कहूंगी कि प्रोसीजरल जो कमियां हैं हमारे कानून के अंदर उसको कम करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इज नॉट द ओनली आंसर। फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूर करिए, पर जो प्रोसीजर है, जो जिस प्रोसीजर के तहत की किसी केस की सुनवाई होती है, जिसको हम ट्रायल कहते हैं, पुलिस की तफ्तीश जो है उसके अंदर थोड़ा सा और उनको चुस्त होना पड़ेगा। राव साहब ने भी उसके पर इशारा किया, क्योंकि अगर तफ्तीश सही नहीं होगी तो आप जो आरोप पत्र, जो चार्जशीट होते हैं वो क्या दर्ज करेंगे कोर्ट के अंदर? उसी के अंदर अगर कमियां होगी तो केस आगे नहीं चलेगा।
जो प्रोसिक्यूशन है उस केस को आगे उसको साबित नहीं कर पाएंगी। तो एक बात देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि बलात्कार हुआ, पर बलात्कार किसने किया और क्या वो वाकई के अंदर दोषी है। आरोपी और दोषी के अंदर एक बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा रास्ता होता है जो तय करता है। तो आप आरजी कर केस के अंदर की अगर आप बात करें, आज हम कह रहे हैं कि आरजी कर के अंदर फलाना व्यक्ति जो है वो दोषी है, परंतु समय बताएगा कि वाकई में वो दोषी है कि नहीं, या जो प्रोसिक्यूशन है वो उस आरोप को साबित कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो जब तक हम अपने प्रोसीजर को और जो है उसको टाइट नहीं करेंगे, जिसको कहते हैं कि वाटर टाइट नहीं करेंगे, उसके अंदर एक जो है एक इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे राव साहब ने भी कहा कि 99 आरोपी छूट जाए, दोषी व्यक्ति छूट जाए, पर एक निर्दोष व्यक्ति को हम फिर भी सजा नहीं दे सकते। ये हमारे संविधान की खूबी है। हम एक तालिबानी देश नहीं है अपने पड़ोसी देश की तरह कि किसी को भी देखा तो अरे किसी ने कहा कि इसने बलात्कार किया तो उसके आंखें फोड़ दी या उसके हाथ काट दिए, उसको सिर अलग कर दिया या उसको पत्थर मार मार के उसको मार डाला। ये तालिबानी देशों के अंदर होता है, जो हमारे पड़ोस में होता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम संविधान पे चलते हैं, और संविधान जो है वो हमारा गीता, हमारी बाइबल, सब कुछ हमारा वही है जो हम जिसके तहत हमारी केस की सुनवाई होती है। तो हम किसी भी जिसको कहते हैं कि हम ना तो हम मीडिया से प्रभावित होती है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मीडिया से प्रभावित नहीं होती, ना ही पब्लिक फीलिंग से। आज जब किसी को पकड़ लेते कि जी इसने बलात्कार किया, मीडिया भी कहती है जी इसने बलात्कार किया, पुलिस भी कहती है कि बलात्कार किया, परंतु वाकई में क्या वो बलात्कार साबित होता है कि नहीं होता। तो एक व्यक्ति की जान उतनी की उतनी कीमती है, चाहे वो प्रोसिक्यूटरी को, चाहे वो बिल्कुल रेखा जी, आप कोर्ट और कानून के हिसाब से आप एकदम सही बात कह रही हैं, लेकिन उस लड़की का क्या जो उस कुकृत्य से गुजरती है, जो जिंदगी भर के लिए उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा जख्म है जो भर नहीं पा सकता। क्या नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हम कनाडा की बात कर ले, हम अन्य देशों की भी बात कर ले, वहां का जो कन्विक्शन रेट है वो कहीं ज्यादा अधिक है। हम 27 से 28% पे है, वो 60 से 40% के करीब में है। ऐसा क्यों हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, क्यों हम सजा नहीं दिला पा रहे हैं? सजा इसलिए नहीं दिला पा रहे क्योंकि हमारे कानून में तो कमी कहीं भी नहीं है। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कहा कि जो डिले होता है ना, जैसे कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे कानून की पढ़ाई के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, परंतु जस्टिस जो है वो सिर्फ प्रोसिक्यूटर्स के लिए नहीं होती, शिकायतकर्ता के लिए नहीं होती। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें जो न्याय देना है, अगर जो शिकायतकर्ता, जो पीड़िता है, उसको न्याय देते देते क्या हम किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा तो नहीं दे देंगे? हमें कोई मिसाल नहीं दिखाना कि भाई हमने फलानी को सजा दे दी, पर वो क्या वो वाकई के अंदर दोषी था, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उस व्यक्ति के भी पूरे के पूरे अधिकार है। हाल ही में अभी पढ़ा था कुछ महीने पहले कि बम्बई के अंदर एक व्यक्ति को बलात्कार के केस के अंदर 40 साल के बाद में निर्दोष साबित किया गया। 40 इयर्स, 40 साल तो पूरी जिंदगी होती है। हो सकता है कि आज व्यक्ति जो 60-70 साल का हो चुका होगा, अपनी 20-25 साल का होगा तब उसने इस तरह का काम करा होगा, तो 40 साल के बाद में भी वो व्यक्ति जो है वो निर्दोष साबित हुआ। ये हाल ही की बॉम्बे की न्यूज है, कोर्ट की न्यूज है। तो हमको किसी देश के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। कनाडा का ये रेट है, कनाडा की आप कंट्री का साइज देखिए, इंडिया की कंट्री का भी साइज देखिए। यहाँ पे हम एक सब कॉन्टिनेंट है, हम एक सिर्फ एक ठीक है। एलन राव साहब, क्या यहाँ पर कंट्री का साइज, जो बात अभी रेखा जी भी कह रही है कि पॉपुलेशन खास तौर से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो क्या एक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होना हमारे कानून में कमी को दर्शा सकता है, या बता सकता है कि देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए हम कानून इतने सख्त नहीं बना सकते, या सख्त बना ली तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, और इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो अगर सबूतों की थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो गुनहगार जो है वो छूट जाएगा? देखिए, कानून हमारे देश में कानून में कोई कमी नहीं है और कानून सख्त भी है। कंपैरिजन हमारे और कनाडा जैसे देशों की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, नहीं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हूँ सर मैं। जी यस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ की जो पब्लिक की मेंटेलिटी है उसको हमारे यहाँ की मेंटेलिटी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो उसका असर ना केवल हमारे न्याय प्रणाली पे पड़ रहा है बल्कि असर दूसरी चीजों पे पड़ रहा है। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि ये रेप जैसी घटनाएं हैं, वुमेन के साथ में अत्याचार है, ये सारा का सारा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि उनके राज्य में हो या उनके प्रशासन में हो, कोई नहीं चाहते हैं,
लेकिन हाँ, इसको यूज करके अपने वोट के लिए जरूर करके जैसे इस प्रकार से लड़ाई कर रहे थे, वो जरूर होता है। कोई पार्टी नहीं चाहती कि उनकी बदनामी हो, और समाज भी नहीं चाहता, हमारे देश में, हमारे इसमें समाज भी ये नहीं चाहता है कि हमारी ऐसी पे बदनामी हो। दूसरी बात जहां तक है कि हमारे जस्टिस सिस्टम की बात है, हमारे जजेस का भी बड़ा फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर ट्रायल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को भी बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे अभी जो BNSS आया है उसमें भी कुछ सुधार हुआ है। FSL की जो टीम्स है उसका जाना, और उसके बाद साइंटिफिक एविडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको इंपॉर्टेंस देना, ये सब चीजें जब अभी चालू होकर जब ट्रायल में जाएंगी, मैं समझता हूं कि इसका कन्विक्शन रेट अभी डेफिनेटली बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। और ये कन्विक्शन रेट जब भी बढ़ेगा और ट्रायल जल्दी शुरू होगा, और इसमें जो नए कानून में ये भी बात आई है कि जल्दी ट्रायल करें, ज्यादा डेट्स ना दी जाए, अननेसेसरी डिले ना किया जाए, ये भी प्रावधान है। तो इन सब चीजों का मैं समझता हूँ कंबाइंड इफेक्ट होगा, और इससे कन्विक्शन रेट अगर बढ़ा तो क्राइम में कमी आने की, यानी कि नए कानून से कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी जो है वो निकल करके सामने आएगी। यासिर साहब, नए कानून जिसको लेकर के अभी कुछ वक्त पहले चंडीगढ़ भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और BNS को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही है कि देखिए अब कन्विक्शन रेट जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको और बेहतरी करने के लिए, इसमें तो हुआ ही है, क्योंकि देखिए कानून बनेगा तो केंद्र सरकार की तरफ से बने, उसमें और बेहतरी करने के लिए जल्द न्याय मिल सके। जो केस आप कह रहे हैं अदालतों के ऊपर में बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, CJI की तरफ से भी जो है मंच से कई बार इस बात को रखा गया था। तो इन सबको बेहतर करने के लिए क्या कोई एक लाइन नहीं होना चाहिए? क्या एक और कोई रास्ता तैयार नहीं करना चाहिए? क्या वे आउट नहीं होना चाहिए? क्योंकि सब पे देखिए आप पे ही नजर आएगी, केंद्र सरकार पे नजर रहेगी। देखिए किरण जी, दोनों एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं, रेखा अग्रवाल जी और LN राव जी, उन्होंने जो पूरी जुडिशियल व्यवस्था है उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा करी है। हम कोई नया सिस्टम नहीं ला सकते। जुडिशियल एक ऐसा सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, जिस ट्रायल की बात रेखा अग्रवाल जी ने करी है, उसको सामने आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आप जुडिशियल सिस्टम में इंसाफ चाहती हैं। तो वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। हाँ, तेजी कैसे आएगी उसके लिए जो एक गाइडलाइंस आ रही है, जो BNS आया है, उसमें बहुत सारी चीजें अभी उन्होंने LN राव साहब ने भी आपको सारे एविडेंस के तौर पे जो नई चीजें इंक्लूड की गई हैं उस पर चर्चा हुई है, और उसी के आधार पे हम केस का फाइनल जजमेंट करते हैं। उसमें कोशिश ये करेगी सरकार, जो मॉनिटरिंग जहां भी जिन लोगों के हाथों में है, वो कोशिश करें कि इसमें थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाया जाए इसका, और एक तरीके से जो लोगों की आस रहती है उसमें जल्दी फैसला। ठीक है यासिर साहब, चलिए एक चीज, क्योंकि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केस के ऊपर में जो अदालतों के ऊपर में केस का प्रेशर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हमने सोचा था कि स्थानांतरित होगा, और ये एक बहुत बड़ी वजह थी। दिल्ली में देखिए 63 के करीब जो है वो बनाए गए थे, अभी सिर्फ उसमें काम 26 हो रहे हैं। हरियाणा में 48 है, उसमें तकरीबन जो है 6 जो है वो काम कर रहे हैं। हिमाचल की बात कर लूँ 13 है, जिसमें से सिर्फ 3 जो है वो काम कर रहे हैं। बिहार की मैं बात करूँ 147, लेकिन उसमें एक भी जो है ट्रायल कोर्ट काम नहीं कर रहा है, यानी वहां पर इस तरह के कोई केसेस नहीं है। इस आंकड़ों पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मीडिया के माध्यम से एक्सपर्ट अपनी बात लगातार करते रहते हैं कि जहां जहां चीजें जो बंद पड़ी वो खुलनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए। सारी व्यवस्था जो है वो तो बनानी पड़ेगी, एक नए तरीके से सिस्टम को चालू करने के लिए। क्योंकि देखिए स्थिति जो है, आंकड़े देख रहे हैं आप, डराने वाले हैं। जुडिशियल ऐसी व्यवस्था है, आपको किरण जी बताऊं, ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई बहुत ज्यादा मैं इमोशनल होकर कोई टिप्पणी कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। वो एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पे ही चलती रहेगी। हाँ, बहुत सारे बदलाव आए हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर तेजी दिखी है, बहुत जल्दी लोगों के ट्रायल भी अब किए जाते हैं और फैसला भी सामने आता है, जिसमें निर्भया कांड एक बहुत बड़ा नजीर सामने आपके पेश। संजीव जी भी लगातार अपनी बात को यासिर सर कंप्लीट करिए। नहीं यासिर भाई बताएं कि केंद्र में इनकी सरकार है, सरकार क्या कर रही है, इसके लिए कदम क्या उठा रही है, चाहे वो जुडिशियरी की बात तब या सामाजिक तौर पर क्या कदम उठा रही है? केंद्र सरकार कर रही है, आपकी जो सरकार दिल्ली की और पंजाब की वो नहीं कर रही है। जनता दिल्ली के पास जनता चाहती है कि केंद्र कंपैरिजन मत करिए, ये गंभीर मुद्दे की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए। सरेंडर कर जाइए, किसी तरह के सवाल का अभी देश की जनता जिस उम्मीद से आपको बैठाई है उस उम्मीद कोई ऐसा बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपने जो चीज कही है आपने उसके उल्टा करा है।
पंजाब में हालात आप देख लें किस तरीके से आप भगवंत पंजाब मान चले की गए। सरकार आई है, अरे हम वहाँ ऑल क्या इंडिया हालात है लॉ एंड ऑर्डर पूरे के, हिंदुस्तान डेली की वहाँ बात पे कर जिस रहे हैं तरीके से कि इस मामले क्राइम में आप रेट बढ़ा प्रवचन है दे रहे हैं, उस बताइए पर चर्चा सरकार आप क्या नहीं कर रही करते है। हैं। सरकार कुछ कर रही है, दिल्ली में आप सिर्फ एक टारगेट करने की कोशिश सरकार कुछ करते कर हैं रही है, केंद्र आप सरकार बार कुछ बार ये करेगी। सवाल करते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में केंद्र प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के कुछ पास है, करेगी, लेकिन आखिर आप ये नहीं प्रशासन चर्चा रोकती करते हैं नहीं है जब अपराधियों कोविड को। काल में ठीक है, आ रही हूँ टीना जी, आ रही हूँ। जरूरत की नहीं, मदद की जो अपराधियों के केंद्र मन में सरकार ने प्रशासनिक आके व्यवस्था मदद के करी, प्रति आपके खौफ क्यों नहीं है, मुख्यमंत्री ये बताइए उस जरा। ठीक है। वक्त अपने शीश महल के तत्काल उस वक्त के मुख्यमंत्री अपने शीश शीश महल महल में चले पर्दे और जाएंगे। ठीक है दिखाएंगे, टीना जी, फार्मर लगाने टीना की जी अपनी जरूरत बात नहीं को है। रखिए, फिर मैं रेखा जी के पास यासिर- चलूंगी, वक्त की कमी है। टीना जी, हाँ किरण जी, इस देश के अंदर हाथरस जैसा कांड होता है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासन में यह डबल इंजन की सरकार, इनकी योगी बाबा के द्वारा जिस तरीके से मिट्टी का तेल छिड़ककर रात में उस बच्ची को संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, उसके बाद इन्होंने वादा किया कि भाई हम आपके न्याय देंगे, हम आपको घर की सुरक्षा देंगे, लेकिन वो तो नहीं कर पाए और लगातार गुहार करते रहे इनके योगी बाबा से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में उनको अंत में एलओपी हमारे नेता राहुल जी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। राहुल जी उनसे मिलने गए, क्योंकि ये राहुल गांधी बहुत बहुत पहुंचे हुए आदमी है भाई, कमाल कर रहे हैं, लोग उनको सुन नहीं रही है, लोग उनको सुनते नहीं है, उनकी बहन की लॉन्चिंग हो गई है, आप आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं दोनों भाई बहन। अब ये लगातार ऐसे काम करते हैं क्योंकि कुछ शामिल होते हैं उसमें कि न्याय देने के नाम पर ये सिर्फ अपने मुंह पे टेप चिपका लेते हैं और कहते हैं मैं कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता। अरे आप तो प्रवक्ता हैं, आप न्याय हमारी सरकार में जुडिशियल व्यवस्था दे रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी न्याय देने का काम नहीं करती, यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं की कमी है। थोड़ा ज्ञान थोड़ा पढ़ लिया करिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग आया करिए। इंसाफ जुडिशियल सिस्टम देती है, कोर्ट और न्यायालय देता है, कोई संगठन नहीं दे सकता है। टीना जी, क्योंकि वो तो लोग तो जो जनता आपको राहुल गांधी के हाथ में नहीं है देना। गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन सारे वो काम कर रहे हैं। मणिपुर गए, मणिपुर किसका जाने का बनता है? देश के प्रधानमंत्री का, लेकिन आज तक न्यायालय की, हम न्यायालय पे चर्चा कर रहे हैं, न्यायालय की व्यवस्था प्रधानमंत्री पे की चर्चा कर जिम्मेदारी रहे हैं। राहुल गांधी आप निभा रहे करेंगे, इसमें उनकी बात इंसाफ से लेकिन आज तक देश के प्रधानमंत्री गए, किस बात का न्याय, कौन सा न्याय? बस ये है इनके कागजों में। प्रधानमंत्री जी ने उसी मुद्दे पे महिलाओं पर तो ये दो चाहते चुनाव नहीं लड़े हैं, दोनों चुनाव में आपका सफाया हो गया है। जिस जिस मुद्दे को आप बार बार उठाते हैं ना, उस मुद्दे पे आपने 2 राज्यों का चुनाव लड़ा, दोनों में सफाया हुआ। हरियाणा की जनता ने आपको जबरदस्त तरीके से धोया, महाराष्ट्र की जनता ने आपको खदेड़ दिया। महाराष्ट्र से तो आप इसमें चर्चा मत करिए। प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री की पूरी टीम ठीक है, मणिपुर के ठीक है ऊपर उनकी रेखा जी, नजर है। ठीक है, चिंता न करें। ठीक है रेखा जी, आप कुछ मणिपुर कहना चाह रही थी, भारत का अपनी एक बात को अहम हिस्सा है, रखिएगा। मणिपुर को किसी मुझे तरह लग रहा है की कोई शायद समस्या ट्रायल कोर्ट पे ही आप अपनी नहीं बात को होने कुछ देंगे। रखना चाह रही थी। जी रेखा जी, जी बस मैं यहाँ पर ये कहना चाहती थी कि जहां भी आपने कन्विक्शन रेट की बात करी थी और आंकड़े बता रहे थे क्राइम रेट के तो हमारे देश में हो रहे हैं या दिल्ली में अगर हो रहे हैं, तो ये बात जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो कानून का भी कुछ हद तक मिसयूज हो रहा है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो है वो बदल गया है। और आजकल जो आंकड़े बताएंगे कि, और जो बाकी में एंड रिजल्ट बताएगा जब केस का फैसला होता है, कि आजकल एक जो ट्रेंड सा बन गया, जिसके बारे में कोर्ट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको ऑब्जर्व किया है, कि जो रेप की जो हम एक जो ट्रेडिशनल वे के अंदर जो स्टीरियोटाइप तरीके से हम सोचते हैं कि बलात्कार होता है, हर बलात्कार का केस जिस तरीके से बर्बरता के साथ, निर्ममता के साथ में निर्भया का हुआ, वो नहीं होता है जो कोर्ट में पहुंचता है। आधे से ज्यादा केसेस आजकल वो हो गए हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप्स जो है वो खराब हो गई है, या मैरी वाली रिलेशनशिप जो है वो खराब हो गई है, और जो लड़की है वो वजह से जाके रेप की कंप्लेंट करती है। कई ऐसे मामले भी दर्ज होते हैं जी, कई बहुत सारे लग गए हैं, तो आखिर के अंदर एक्विटल के अंदर रिजल्ट करते हैं, जिसका कोर्ट ने भी कहा है कि हर जो कंप्लेंट इस तरह की रेप की होती है, वाकई में वो फोर्सफुल रेप नहीं होता है जिसके बारे में धारा 376 या धारा, लेकिन हम इसे भी इंक्लूड किया गया है, बीएनएस में इसे भी इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड किया गया जी, इंक्लूड किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो